Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. So last time रेफ्रिजरेशन का पूरा पार्ट हो चुका था. इस बार न्यूमेरिकल्स लेते हैं सारे प्रीवियस ईयर के और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ओके, तो आपके पास है क्या सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस? बुक है EQ? एवरीवन? आकाश, देवेंद्र, प्राज्वल? यस सर, है मेरे पास. ओके ओके हाँ, yes, sir. ओके. तो 2009 का क्वेश्चन देखिए, वेपर रेफ्रिजरेशन का निकाल करके. आपके पास कौन सी बुक है वो मुझे पता नहीं है. 2009 पे आई है, ईयर 2009. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर. मिला? क्वेश्चन मिला क्या 2009 का? हाँ सर, वो आइडियल वेपर कंप्रेशन हाँ हाँ हाँ, रेफ्रिजरेशन वाला. बिल्कुल बिल्कुल भाई. ठीक है, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इजी से, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी. ठीक है, ओके. तो सर क्वेश्चन में वो बोलो. वो जो क्लासेस का बुक दिया वो ही फॉलो करता है ना, हाँ हाँ, लास्ट उसी बुक में. प्रीवियस. बट मेरे पास जो बुक है ना, उसमें सिर्फ थर्मल के प्रीवियस ईयर है. आपके पास जो ये शायद सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो मोटी वाली आपके हाँ पास. सर. हम्म. हाँ हाँ. तो मैं ईयर बोलते जाऊंगा, आप वो ईयर वाइज चूज करते जाओ क्वेश्चन. ठीक है. ओके सर. हाँ, तो 2009 का ये जो क्वेश्चन है, इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट at the following states is given as: inlet of condenser 283, exit of condenser 116, exit of evaporator 232, the COP of the cycle. ठीक है, देखो क्या बोला है कि आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. तो वेपर कंप्रेशन साइकिल का जो आइडियल केस है वो कुछ इस तरह होता है. ये पीएच डायग्राम अगर ड्रॉ करें, ठीक है, और अगर टीएस डायग्राम एक ड्रॉ करें, दोनों डायग्राम देख लेते हैं. दोनों में डोम स्ट्रक्चर हमें मिलेगा. ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. 1 2 3 and 4. एंड टीएस डायग्राम में 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. 1 2 3 and 4. ठीक है. क्वेश्चन में क्या बोला है हमको कि इनलेट ऑफ द कंडेंसर. इनलेट ऑफ द कंडेंसर मींस आउटलेट ऑफ कंप्रेसर भी हो सकता है, मींस 0.2. ठीक है, इस पर वैल्यू हमें H2 की वैल्यू क्या दी गई है? 283. ठीक है. एंड एग्जिट ऑफ कंडेंसर, एग्जिट ऑफ कंडेंसर क्या है हमारे पास? ये 0.3 H3. क्या है ये वैल्यू? 116. बट हमें पता है कि H3 H4 क्या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग जहां होता है, मींस ये इक्विवेलेंट है किसके? H4 के भी. ठीक है. एंड एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर मींस क्या होगा? इनलेट ऑफ कंप्रेसर, या एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर मींस 0.1. सो H1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 232. फाइंड आउट क्या करने बोला है? सीओपी ऑफ साइकिल. सीओपी, सीओपी क्या होता है हमारे पास? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू इनपुट, है ना. बिकॉज आउटलेट पे जो थ्रॉटलिंग है उसका तो वर्क जीरो ही होता है ऑलमोस्ट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? H1 माइनस H4 डिवाइड बाय वर्क इनपुट मींस कंप्रेसर, H2 माइनस H1. ठीक है. H1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 232 माइनस H4 की वैल्यू इक्विवेलेंट टू H3 इक्विवेलेंट टू 116 डिवाइड बाय H2 क्या है? 283 माइनस H1 232. सो इसको कैलकुलेट करते देखिए कितना आ रहा है. सबके पास वर्चुअल कैलकुलेटर होना चाहिए, हम मोबाइल में या जहां पर भी लैपटॉप, वो साइंटिफिक मत यूज करना. 283 माइनस 232 into 232 minus 116.
2.27 आ रहा है ना, 2.2745, ये सीओपी हो गया। ठीक है, अप्रोच पता चला क्या कैसे गए एवरीवन? यस सर, समझ गए। है ना, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको अगर सीओपी का फॉर्मूला पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2004 का क्वेश्चन निकालिए, R2 रेफ्रिजरेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, 2004 फॉर 2 मार्क्स। मिला क्या? यस सर, मिला। मिल गया ना? R2 रेफ्रिजरेंट, हाँ, देखिए अब उस, R1 तो सर। हाँ हाँ हाँ, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? R2 refrigerant reciprocating compressor operates between the condensing temperature of 30 degree Celsius and evaporating temperature of -20 degree Celsius। मीन्स टेम्परेचर लिमिट्स दे दी गई है, वो डायग्राम में भी नीचे ग्राफ में दिखाया गया। द क्लियरेंस वॉल्यूम रेशियो, the clearance volume ratio of compressor is 0.03, specific heat ratio of vapor is 1.15, and the specific volume at the suction is 0.1089. Other properties at various states are given in the figure. To realize 2 tons of refrigeration, the actual volume displacement rate considering the effect of clearance is, क्या पूछा है कि एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट मीन सक्शन जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो हमें पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या दिया है कि द क्लियरेंस, ओके, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था 1 प्लस के माइनस के एंड आरपी रेस्ट पावर 1 अपॉन गैमा। इस फॉर्मूले में के क्या था हमारे पास? क्लियरेंस रेशियो था, ठीक है, क्लियरेंस रेशियो था, और गैमा क्या था हमारे पास? स्पेसिफिक हीट रेशियो, है ना, स्पेसिफिक हीट रेशियो था। आरपी क्या था? प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो था। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को? वी एक्चुअल टू दी वी स्वेप्ट। ठीक है, और हमें पूछा क्या गया है? स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा था? एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मीन स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम हमको क्वेश्चन में दिया गया है वी एक्चुअल, कितना बोला है? 0.1089 मीटर क्यूब पर केजी। गामा की वैल्यू हमको दी गई है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 1.15। के मींस क्लियरेंस रेशियो, ये कितना दिया है? 0.03। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दी गई, और एक और चीज दिया है हमें, टू रियलाइज 2 टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है। क्या बोला? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, 2 टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। हमको पता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है? 3.5 किलोवाट। सो 2 टन कितना हो गया? 7 किलोवाट। ये हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होगा। ठीक है, अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में क्या दिया गया है? 2 प्रेशर की वैल्यू दी गई है। पी मैक्सिमम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 7.45 बार डायग्राम में नीचे ग्राफ पर, और पी मिनिमम जो दिया है वो कितना दिया गया हमारे पास? 1.5 बार। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर रेशो आरपी, पी मैक्सिमम डिवाइड बाय पी मिनिमम, क्या है? 7.45 डिवाइडेड बाय 1.5। यहाँ से हमको प्रेशर रेशो मिल जाएगा। प्रेशर रेशो हमको पता है, प्रेशर रेशो पता हो जाएगा। गामा की वैल्यू हमको पता है, के की वैल्यू पता है, इससे क्या मिल जाएगा हमें? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर हमको मिल गई, वी एक्चुअल हमको पता है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया तो वी स्वेप्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, फ्लो समझ में आ गया कैसे जाएंगे? हाँ सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना।
ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं आरपी। ये रेशो देखो कितना आ रहा है हमारे पास 7.45 डिवाइडेड बाय 1.5। तो प्रेशर रेशो जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है 4.966। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। सिग्मा ईटा मींस एफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक 1 प्लस के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.03 माइनस के है 0.03, आरपी की वैल्यू है 4.966 रेज टू पावर 1 अपॉन गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.15। ठीक है। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आ रही है यहाँ पर, सॉल्व करते हो साथ में। +1 + 1.13, so volumetric efficiency is coming out कितना 0.909 इतना आ रहा है ना, ये इतनी आ रही है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 0.909 इक्वल्स टू वी एक्चुअल। वी एक्चुअल कितना हमारे पास वैल्यूज दी गई है 0.1089 डिवाइड बाय वी ऑफ स्वेप्ट जो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वी स्वेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1089 डिवाइडेड बाय 0.909 कितनी आ रही है वी स्वेप्ट इज इक्वल्स टू 0.1198, बट यूनिट क्या है हमारे पास मीटर क्यूब पर केजी। और हमको जो ऑप्शंस अगर हम देखें ऑप्शंस में क्या दिया गया है सब मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया है। मींस क्या है हमारे पास जो मीटर क्यूब पर केजी है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केजी पर सेकंड से। मींस जो वैल्यू आ रही है उसको मास फ्लो से अगर हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर क्यूब पर सेकंड हमारे पास यूनिट आ जाएगी ना। ठीक है। सो वेट, हाँ वी स्वेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है 0.1198, वी स्वेप्ट 0.1198 मीटर क्यूब पर केजी। इसीलिए हमें क्या दिया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया हमारे पास 7 किलोवाट। ठीक है। मींस 7 किलो जूल पर सेकेंड। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो क्या है H1 माइनस H4 इंटू एम डॉट। तो ये किसमें, क्योंकि ये क्या किस यूनिट में किलो जूल पर केजी में है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा केजी पर सेकेंड मीन्स किलो जूल पर सेकेंड, एंड यहाँ पर जो हमारे पास किलो जूल पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो 7 इज इक्वल्स टू, डायग्राम में H1 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 176 माइनस H4 की वैल्यू क्या दी है 65 इंटू एम डॉट। तो यहाँ से हमारे पास एम डॉट मिल जाएगा। एम डॉट की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 176 माइनस 65 इंटू 7। तो एम डॉट की वैल्यू आ रही है 0.0630। ठीक है। ये एम डॉट की वैल्यू किसमें केजी पर सेकेंड। अब ये जो एम डॉट की वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले वी स्वेप्ट है। वी स्वेप्ट 0.1198 मल्टीप्लाई बाय 0.0630, ये किस में हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड जिसमें हमको वैल्यूज चाहिए। ठीक है। इंटू 0.1198 कितना आ रहा है हमारे पास 0.00755 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। यही आ रहा है क्या वैल्यू? हाँ ये सर 7.5 इंटू 10⁻⁻। हाँ, या तो फिर इसको ऐसा कर सकते हैं 7.55 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। समझा क्या? यस सर। हाँ ओके। और ये ऑप्शंस में शायद नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6 पॉइंट है ना क्लोजेस्ट हमारे पास टेस्ट। 7 पॉइंट। हाँ ओके ठीक है ठीक है। ओके सो अब हमारे पास देखो एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है 2012।
मिला क्या? अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 120 किलो पास्कल। कॉमन डेटा क्वेश्चन है। हाँ मिला? हाँ सर। ओके, तो इसमें जो सबसे अभी देखिए ये क्वेश्चन किस तरह है कि अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 120 किलो पास्कल एंड 800 किलो पास्कल in an ideal vapor compression cycle with R134A as the refrigerant. The refrigerant enter the compressor as saturated vapor and leaves condenser as saturated liquid. ठीक है? The mass flow rate of the refrigerant is 0.2 kilojoule per second. Properties of R13A are as follows. टेबल दिया है ना, उसमें सारी प्रॉपर्टीज है रेफ्रिजरेंट की। तो सबसे पहला क्या पूछा है? द रेट एट विच हीट इज एक्सट्रैक्टेड इन किलोजूल पर सेकंड, या इसको किलोवाट भी कह सकते हैं, फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट स्पेस इज। सबसे पहले तो मुझको ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन में दिया कि रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंप्रेसर एज सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड लिक्विड, ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास? कौन सा केस है ये? आइडियल केस है क्या? नॉर्मल जो केस होता है हमारे पास, जब हाँ अगर नॉर्मल। क्वेश्चन में अगर कुछ दिया भी ना हाँ हो, फर्स्ट केस। तब भी फर्स्ट केस या सिंपल केस जो हमारे पास हो, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है कि सबसे पहला जो पूछा है कि द रेट एट विच हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस, मतलब क्या पूछ रहा है? हम्म, कौन सी हीट की बात कर रहे हैं? क्यू का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्यू हाँ, क्यू। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन में क्या था हमारे पास कि हमें हमें क्या करना है, हीट स्टोरेज स्पेस से एक्सट्रैक्ट करना है उसका टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट लो करनी करने है। के लिए। बट जो हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और वही यहाँ पूछा है कि हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट स्पेस, ठीक है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही हमको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। ओके। यस सर। ओके, तो इसको ट्राई करोगे क्या आप अभी, कि इसको कराऊं अभी मैं फिर? ये ट्राई करना चाहते हो फर्स्ट पार्ट को? हाँ सर ट्राई करते। हाँ, ट्राई करो। पी इवोपरेशन के लिए ना, तो फिर ये टेबल एच जी कैसे फाइंड करेंगे सर फिर? एट क्या? सारी 120 किलो वैल्यूज टेबल पास्कल। में दी गई है, सारी वैल्यूज टेबल में दी गई है। 120 किलो पास्कल पे सारी वैल्यू टेम्परेचर है, एच एफ की वैल्यू दी गई है, एच जी की वैल्यू दी गई है, एस एफ की वैल्यू दी गई है, एस जी की वैल्यू दी गई है, इवन सुपर हीटेड रीजन में भी वैल्यूज दी गई है एच की, जो आगे शायद सर पावर फाइंड एच आउट करने जी। में। बोलो बोलो। एच जी की। अच्छा वो सर सर सॉरी एच एस लिखा था वो हाँ, कंफ्यूज। वो एच जी है, वो एच जी है। एच। हाँ। हम्म, है ना? सो हुआ सॉल्व। ठीक है।
ओके कितना है? Yes, sir. 5.5 5.5 5.5 ना? ओके लेट मी चेक. 5.5 15 हाँ 5.5 ओके ठीक है. अब थोड़ा सा एक हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 2016 सेट 3 फॉर 2 मार्क्स इन दी वेपर कंप्रेशन साइकिल शोन इन दी फिगर. वो डायग्राम के साथ है ना? सर इसमें शायद 2016 वाला नहीं है, वो अच्छा दूसरा पतला वाले बुक में है क्या सर? हाँ इसमें तो है 2016 का. नहीं, हमारे इक्यू में शायद सर लेटेस्ट वाले नहीं है. ओके ओके तो देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को राइट भी कर लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन. इसमें क्या है बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे थर्मोडायनेमिक्स के भी. वो भी मुझको चेक करना है कि पता है या नहीं अभी तक आपको. ठीक है तो शायद इसमें बहुत कुछ चीजें क्लियर होंगी. सो क्वेश्चन है फॉर 2016 2 मार्क्स एंड सेट 3. ठीक है अब क्वेश्चन क्या है कि इन दी vapor compression cycle shown in the figure, the evaporating and condensing temperatures are 260 degree Kelvin and 310 degree Kelvin. ठीक है respectively. फिर क्या है the compressor takes in liquid vapor mixture state 1. यहाँ पर डिनोट भी क्या है state 1 and isentropically compresses it to a dry saturated vapor condition जो कि अपनी स्टेट 2 है इन डायग्राम. ठीक है द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज 4.8. यूनिट क्या है इसकी? किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन है ना. स्पेसिफिक हीट की वही होती है ना. एंड may be treated as constant. The enthalpy of evaporation for the refrigerant at 310 degree Kelvin is 1054 किलोजूल पर केजी. ठीक है फिर डायग्राम हमारे पास है. पूछा क्या हमें क्वेश्चन में कि द डिफरेंस between the enthalpies of at state 0.1 and 0.0 in किलोजूल पर केजी इज. ठीक है और डायग्राम कुछ इस तरह है. डायग्राम भी यहाँ शो कर देता हूँ पहले. डायग्राम कुछ इस तरह है. ये डोम स्ट्रक्चर हमारा डायग्राम है टीएस डायग्राम. ठीक है 0.1 to 2 2 to 3 3 to 4 1 2 3 4 और 0.0 जो है हमारा वो इधर है सेम टेम्परेचर पर. ठीक है ओके सो क्वेश्चन क्या है कि इन द वेपर कंप्रेशन साइकिल शोन इन द फिगर द इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर्स आर 260 एंड 310 डिग्री केल्विन. यहाँ पर है ये कि कौन सा टेम्परेचर हमारा
260 evaporating and 310 condensing temperature. ठीक है, then the compressor takes in liquid vapor mixture. क्या बोल रहा है कि liquid and vapor mixture मतलब कैसा mixed हमारे पास है 0.1 पर, ठीक है, wet steam जिसको हम बोलेंगे, wet condition जिसको हम बोलेंगे state 1 पे, and isentrophically compresses it to the saturated vapor condition in state 2. स्टेट 2 हमारे पास क्या है यहाँ पर, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन, ठीक है, डायग्राम में भी वो शो किया गया है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट मींस सी की वैल्यू क्या दी गई हमें, 4.8 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन, और ये वैल्यू बोला है कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट टेम्परेचर है, कोई इफेक्ट इस पे होने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे भी लिक्विड का सेम ही होता है ना सी की वैल्यू, हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे सेम रहता है, और अगर वो गैस रहा तो फिर वहां पर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यूज चेंज होती है, ठीक है, इतना तो पता है ना सी की वैल्यू। यस। ओके, सॉलिड के लिए भी वही है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए सी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, बट गैस के लिए वो चेंज हो जाती है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अलग, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग वैल्यू, ठीक है। द एंथैल्पीज ऑफ इवेपोरेशन फॉर द रेफ्रिजरेंट एट 3110 डिग्री केल्विन इज 1084। अब क्या बोला, इवेपोरेशन का एंथैल्पी मींस क्या बोल रहा है हमें, एच एफ जी की वैल्यू बोल रहा है एट 0.2 and 3, है ना, 310 डिग्री केल्विन मींस ये यहाँ पर जो हमारे एच एफ जी इवेपोरेशन की जो एंथैल्पी है वो क्या है, कितना बोला हमें, 1054, मींस क्या है हमारे पास ये H2 माइनस H3 की वैल्यू दी गई है 1054 किलो जूल पर केजी, ठीक है। बोला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज एट द स्टेट ऑफ 0.1 and 0 मींस 0.1 और 0.0 ये दोनों पर जो हमारे पास एंथैल्पीज है मींस H1 माइनस H0, ये वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। और वैल्यूज और कुछ भी टेबल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्टली बस इतने ही वैल्यूज हमको पता है सिर्फ। तो हम क्या करने वाले, हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि एंट्रोपी और एंथैल्पी का जो रिलेशन है हमारे पास, एंट्रोपी मींस यहाँ पर हमारे पास 0.1 और 0 पे अगर मैं देखूं, S1 माइनस S0, ये 0.1 एंड 0.0 पर वो क्या होगा हमारे पास, H1 माइनस H0 डिवाइड बाय टेम्परेचर एट दैट पॉइंट, है ना, होगा कि नहीं, यस, है ना। ये किस कंडीशन के लिए, ये जब हमारे पास वेट कंडीशन है यहाँ पर, तो ठीक है। अब S1 की वैल्यू क्या है पता है क्या हमको, नहीं पता है। S0 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमको फाइंड आउट क्या करना है, H1 माइनस HO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S1 माइनस SO इनटू टेम्परेचर, बस। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास काम की इक्वेशन है, इसको 1 दे देते हैं, ठीक है, इनटू टेम्परेचर ना। यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये टेम्परेचर की वैल्यू पता है क्या हमको, बिल्कुल पता है, कितनी है, 260, है ना। मीन्स हमको फाइंड आउट क्या करना है, S1 माइनस S0, और S1 क्या है हमारे पास, S1 इज इक्वल्स टू क्या है, S2 है ना, S1 इक्वल्स टू S2। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, S2 माइनस S0 इंटू टी, मीन्स हमें या तो फिर S1 माइनस S0 की वैल्यू मिल जाए या S2 माइनस S0 की वैल्यू मिल जाए, हमें हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, इसको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ पहले, ओके। अभी क्या करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले S2 माइनस S3, S2 माइनस S3, ये क्या होने वाला है, सेम है हमारे पास H1 माइनस H0 डिवाइड बाय टी के, ठीक है, H2 माइनस S0 सॉरी, है ना। H2 माइनस S0 क्या है हमारे पास, सेम है H1 माइनस S0 डिवाइड बाय टी के, यहाँ पे जो हमने बताया, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, रिलेशन फाइंड आउट करने वाला हूँ S2 माइनस S3 का। ये क्या होगा हमारे पास, H2 माइनस S3 डिवाइड बाय T2, है ना। ये जो टेम्परेचर है T2, अगर मैं इसे T1 बोलता हूँ और इसे T2 बोलता हूँ, तो ठीक है, ये पॉइंट में क्या हो जाएगा, S2 माइनस S3 इज इक्वल्स टू H2 माइनस S3 डिवाइड बाय T2, ठीक है। अभी H2 माइनस S3 की वैल्यू हमको पता है क्या, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एंथैल्पी ऑफ इवेपोराइजेशन मतलब क्या, एट 310 डिग्री केल्विन क्या थी वो, 1054 1054 किलो जूल पर है ना, केजी। ये था,
ठीक है, तो हमें ये वैल्यू पता है H2 माइनस H3 की कितनी है 1054 डिवाइड बाय टेम्परेचर भी T2 पता है हमको 310। ठीक है, यहाँ से मुझको क्या मिल गया H2 माइनस H3 मिल गया। क्या आ रही है इसकी वैल्यू देखो तो डिवाइड करके 3.4। 3.4। चलो इसको भी रखते हैं, इसको भी अभी हम यूज करना है। अभी क्या करने वाले हैं देखो, मुझको पता है कि अगर मुझे इस पॉइंट पर एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देखो ये तो एक ये हो गया S0, ये हमारे पास है S3। ठीक है, जैसा कि मैंने मेरे लेक्चर में बताया था, जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, जिसमें जहां डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे मैंने बताया था कि एंथैल्पीज किस तरह फाइंड आउट होती है। ठीक है, वो बताया था। तो एंट्रोपीज भी उसी तरह फाइंड आउट करेंगे क्या हम S0 पर। पॉइंट S0 पर अगर हमें एंथैल्पी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो S3 पॉइंट पर मेरी एंथैल्पी थी S3, उसमें से माइनस मैं कर दूंगा Cp ln ऑफ T3 बाय TO। ठीक है, ये पता है ना एंट्रोपीज इस तरह फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह एंथैल्पीज निकाले थे हम। जैसे कि देखो क्वेश्चन हमारे पास एक अभी आपको याद आ जाए शायद एंथैल्पीज का, ये जो इस तरह की कंडीशन थी पॉइंट 2 एंड पॉइंट ए, तो हमें अगर H2 निकालना था H2, तो हम क्या कर रहे थे, H2 क्या हो रहा था हमारे पास, ये पॉइंट HA प्लस Cp ऑफ T2 माइनस TA है ना, सुपर हीटेड रीजन के लिए निकाल रहे थे। ऐसे ही निकाल रहे थे ना। मतलब जैसा एंथैल्पी का किया वैसा ही एंट्रोपी का है। हाँ, वैसे एंट्रोपी का भी है। ठीक है, अभी बट यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये जो वैल्यू आ रही है, जैसे हम सब कुल रीजन में हमने किस तरह निकाला था, सब कुल रीजन जब हमारे पास था तो ये कुछ इस तरह के डायग्राम थी, यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट 3 था, तो हम किस तरह निकाल रहे थे H3 निकाल रहे थे HA माइनस, क्या कर रहे थे यहाँ पे हमने प्लस किया था, HA के बाद प्लस को किया था, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम माइनस पे जा रहे थे ना, उल्टा जा रहे थे, है ना, Cp ऑफ TA माइनस T3, है ना, ऐसे ही कर रहे थे ना। सेम क्या करना है हमको यहाँ करना है, क्योंकि हम हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, H3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये H3 में से माइनस करना पड़ेगा वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, यहाँ रिवर्स में जा रहे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, यस सर। हाँ, अभी क्या होगा, ये S3 अगर इसको हम वापस से अरेंज करें तो S3 माइनस S0 क्या हो जाएगा, Cp ऑफ ln ऑफ T3 बाय TO, है ना, ये हो गया हमारे पास। अभी क्या है, Cp की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.8 है ना, Cp की वैल्यू, ln ऑफ T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, T3 मींस 0.3, हाँ, T3 मतलब टेम्परेचर थर्ड लिमिट नहीं, T3 कितना है 310, 370। हाँ सॉरी 310। T0 की क्या है, T0 की वही वैल्यू है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर 260। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है ये वैल्यू, एक मिनट है मैं भी देख करता हूँ, 310 डिवाइडेड बाय 260 ln ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 4.8, 0.84 आ रही है क्या। हाँ सॉरी एक सेकंड। हाँ, एक बार देख लो, क्रॉस चेक करो। हाँ 0.84 है ना, 0.84 आ रही है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, S3 माइनस S0 की। अभी देखिए ये एक इक्वेशन हमारे पास है और ये एक इक्वेशन है। ठीक है, 3.4 एक की वैल्यू आ रही है, एक की 0.844 आ रही है। अब अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो S3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, S2 माइनस S0 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब S2 माइनस S0 की अगर वैल्यू मेरे पास आ गई है, इसको अगर मैंने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया तो H1 माइनस H0 की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ है ना। हाँ, तो अभी देखो इन दोनों का मुझको ऐड करना है, प्लस कितना है 3.4, 0.844 प्लस 3.4 कितना हो गया हमारे पास 4. S2 माइनस S0 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4.244। ठीक है, अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, टेम्परेचर से। कौन सा टेम्परेचर, T1, है ना। T1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 260, 260।
तो कितना आएगा मेरे पास, ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 260 अगर मैंने किया तो वैल्यू आएगी 1103.511। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ठीक है, हाँ क्लियर है क्या? हाँ सर, यस वो सर। मतलब वो स्टेटमेंट नहीं समझा, स्टार्ट जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट था ना आपने, जो H1 H2 माइनस H3, मतलब ये द एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन फॉर द रेफ्रिजरेंट एट 310, मतलब एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन मतलब वो जो डिफरेंस H2 माइनस H3। हाँ हाँ हाँ, देखो हाँ सर अभी वो स्टेट, हाँ मतलब वो नहीं देखो समझा। देखो, ये इस तरह की कुछ डायग्राम थी हमारे पास, 1 2 3 4, टेम्परेचर लिमिट थी 260 और टेम्परेचर लिमिट थी मेरे पास ये कौन सी, ओके 310, है ना। अभी देखो क्वेश्चन में मुझको क्या बोला था कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इवेपोरेशन फॉर द रेफ्रिजरेंट एट 31 डिग्री सेल्सियस, मींस इस टेम्परेचर पर जो इवेपोरेशन की एंथैल्पी है, इवेपोरेशन की एंथैल्पी है, जहां पर भी एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन बोला ना, वहां पे वेट रीजन समझने का, वेट रीजन। ठीक है, इन शॉर्ट में वेट रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझको क्या हाँ बोला है, 310 डिग्री सेल्सियस पर जो वेट रीजन की एंथैल्पी रहेगी, मींस क्या रहेगा, ये जो यहाँ से वेट रीजन मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया ना मेरा, ये वेट हाँ रीजन, अंडर द कर्व, हाँ यहाँ पे पूरा सब सब कूल रीजन आ जाएगा, यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन आ जाएगा। सो या 310 सुपर हीटेड, हाँ 310 पर मेरे जो वेट रीजन में जो एंथैल्पीज आ रही है, मींस क्या, इसको मैं एच एफ जी से अगर नॉर्मली जो हम डिनोट करते हैं ना, मींस एच जी माइनस एच एफ, हाँ है ना, यही को बोलते हैं इवेपोरेशन, हाँ है ना, वेपराइजेशन बोलो या इवेपोरेशन बोलो। ठीक है, ये एच जी माइनस एच एफ है, यहाँ पे मेरे हाँ पास एच जी की वैल्यू क्या है, एच टू है, और एच एफ की वैल्यू क्या है, एच थ्री है। ठीक है, अगर, ओके। हाँ ठीक है, अभी समझा ये हाँ चीज, जहां पर भी इवेपोरेशन हाँ बोला मतलब वेट रीजन में जाना है, 310 डिग्री सेल्सियस बोला है मतलब ये टेम्परेचर यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर एच जी और एच एफ की बात हो रही है। ठीक है, ओके, हाँ हाँ समझे। ओके, ठीक है। सो देखो अभी ये क्वेश्चन जो है वो तो थोड़ा सा था, अभी एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बट शायद तुम्हारे पास ये भी नहीं होगा, 2018 का ये, नहीं 18 का नहीं है सर। नहीं है ना, 18 नहीं है का। 15 तक ही है शायद EQ में। ओके, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार ट्राई करो, अगर ये वाला क्वेश्चन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे फिर आसानी से। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट में करना है, नहीं होगा तो फिर इसको भी कराएंगे, बट हो जाना चाहिए। ये है 2018 का, सेट 2 फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ स्टैंडर्ड वेपर compression refrigeration cycle operating with a condensing temperature of 35 degrees Celsius and an evaporating temperature of minus 10 degrees Celsius. ठीक है, develops 15 kilowatt of cooling. The pH diagram shows enthalpies at various states if the isentropic efficiency of the compressor is 0.75. The magnitude of compressor work in kilowatt. अब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है, ठीक है, ये है 0.1234, ये है प्रेशर,
यहाँ है एंथैल्पीज, ये प्रेशर की वैल्यू है 650, ये प्रेशर की वैल्यू है 400, ये सारे किलो पास्कल में है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये 250 है, ये है 400 और ये वैल्यू जो है वो है 475। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर की जो है वो लिमिट है 35 डिग्री सेल्सियस, ये -10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझा क्या? एक बार फिर से रीड करूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला है कि स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेटिंग विद अ कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ 35 condensing temperature of 35 and evaporating temperature -35, condensing temperature 35, evaporating -10 degree Celsius। ठीक है, and develops 15 kilowatt of cooling, 15 kilowatts of cooling। ये क्या बता रहा है? H1 minus H4 हाँ, H1 रेफ्रिजरेशन M इफेक्ट, into H1 minus रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 15 किलोवाट, ये तो समझ गया। ठीक है, द पीएच डायग्राम शोज द एंथैल्पीज एट वेरियस स्टेट्स। ये पीएच डायग्राम में 0.4 पर, 0.1 पर और 0.2 पर वैल्यूज दी गई है एंथैल्पीज की। इफ द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, अब देखो ये एक नया टर्म बस आ गया है कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, ये कितना है हमारे पास? 0.75 है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंप्रेसर वर्क मींस एक्चुअल जो वर्क हमारे पास होगा, वी एक्चुअल ये पूछ रहे हैं, है ना। अभी मुझे ये बताओ, सिर्फ एक ही चीज बस पूछना है इसमें कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास इन जनरल, क्या होता है? बताओ जल्दी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है सर हमारे पास। यार देख के भी बोल लो चलेगा, देखो अगर नहीं लिखा होगा तुम्हारे पास तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि खाली एक ही एफिशिएंसी का होता है। कभी सुने हैं कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी? हाँ, थर्मोडायनामिक्स में था टर्म। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो पता होगा, जिसे तुम्हारे पास होना चाहिए। नहीं है तो बताऊंगा मैं, इसका टेंशन नहीं है, बट देखो पहले। चलो ये ठीक है, एक्चुअल एफिशिएंसी अपॉन नहीं मैक्सिमम एफिशिएंसी ऐसा है कुछ है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी मींस आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइड बाय एक्चुअल वर्क। हाँ बराबर। सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर नहीं भी पता है तो यार सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं होती है। ये देखो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होता है वो, W आइसेंट्रोपिक वर्क जो हमारे पास है डिवाइड बाय W एक्चुअल वर्क। दूसरी आइस आइसोथर्मल एफिशिएंसी जो होती है क्या होता है, W आइसोथर्मल वर्क डिवाइड बाय W एक्चुअल वर्क। थर्ड जो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी होती है, थर्मल, वो क्या होती है, W नेट डिवाइड बाय हीट जो सप्लाइड होती है, क्यों सप्लाइड। हीट सप्लाइड। ठीक है, फोर्थ हमारे पास जो होता है क्या हो सकता है, मैकेनिकल, जो कि शाफ्ट पावर डिवाइड बाय ब्रेक पावर। अपॉन इनपुट पावर, ब्रेक हाँ वही, पावर। ठीक है। और क्या हो सकती है, फिफ्थ पॉलीट्रॉपिक हो सकती है, क्या है, W पॉलीट्रॉपिक वर्क डिवाइड बाय W एक्चुअल वर्क। ठीक है, ऐसा होता है डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी। अब वॉल्यूमेट्रिक तो पता ही है, एक्चुअल वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अभी देखो सबसे पहला क्या है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है। देखो तो यहाँ पर जो वर्क मिलेगा हमको, ये जो वर्क है, ये जो वर्क हम बार बार निकाल रहे हो, कैसा वर्क है, आइसेंट्रोपिक वर्क है ना, है ना। क्यों? क्योंकि हाँ जो इसकी अगर हम टीएस डायग्राम बनाए तो इसमें हमें पता है कि प्रोसेस 1 to 2 की आइसेंट्रोपिक वर्क है, तो जो मिलने वाला वर्क है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक वर्क मिलेगा। तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ से आइसेंट्रोपिक वर्क निकालना है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखना है और भी एक्चुअल निकालना है। ठीक है, ओके। क्लियर है इतना? मतलब यहाँ तक का फ्लो यस समझ सर। में आया ना कि कैसा क्या करना है, क्या है वो समझ में आ गया क्या?
हाँ हाँ हाँ, तो इसको ट्राई करें कि मैं कराऊं? नहीं करते, ट्राई करो। एक बार हम ट्राई करते करो। सर। बोलो क्या बोल रहे? एंथैल्पी एट पॉइंट टू फोर, एंथैल्पी एट एंथैल्पी पॉइंट एट पॉइंट टू 473 है ना? 555। ओके वेट, इसमें दिख नहीं रहा। 475 द ओके। यूनिट्स किलो जूल पर केजी। हाँ, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। और प्रेशर जो किलो पास्कल में है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो आइसेंट्रोपिक वर्क तो डायरेक्टली 475 माइनस 400 हो जाएगा। हाँ, डायरेक्टली 75 तो दैट इज 75। किलो जूल पर केजी। यस। अच्छा हाँ, तुमको ये पता है ना, क्वेश्चन में देखो है कि जो हमको फाइंड आउट करना है इन किलोवाट है। हाँ हाँ, वो चीज ध्यान रखना। हाँ तो हाँ तो सर फिर वो एम मिल जाएगा ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से। हाँ, वही वही वही। क्या बोले? केजी हाँ पर सेकंड। हाँ, शायद 0.1 आएगी। अभी उसको वो हम्म। कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम्म। हाँ हाँ, 100 100 किलोवाट। 100 किलोवाट। नहीं, 100 किलोवाट तो नहीं आएगा इसका आंसर। 10 आएगा, 10। अच्छा। अच्छा, तुमने वो मास से मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी किलो जूल पर केजी में ही है वो। हाँ सर, नहीं सर। 0.1 से हाँ मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। हाँ, फिर 10 आया ना? हाँ हम्म। हाँ, मैंने ऊपर 10⁻³ से और नीचे 100 से कर दिया। हाँ आया, ओके, अभी अभी 10 है। अभी अभी इसको जो है एक बार सॉल्व करता हूँ मैं, है ना? क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहली चीज जो मुझको पता है कि इजिली मिल जाएगा मुझको, डब्ल्यू आइसेंट्रोपिक, है ना? क्या हो जाएगा वो? H2 माइनस H1। H2 की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 475 माइनस 400। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 75 किलो जूल पर केजी। ठीक है, दूसरी चीज मुझे पता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो मुझे दिया गया है वो कितना दिया है? 15 किलोवाट। और मुझे ये भी पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? एम डॉट ऑफ H1 माइनस H4। तो यहाँ से मुझे एम डॉट चाहिए। एम डॉट क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे जो फाइंड आउट करने बोला है वो किलोवाट्स में पूछा है, तो मुझे मास से मल्टीप्लाई करना ही है एनी हाउ, कहीं ना कहीं। तो 15 इक्वल्स टू एम डॉट, H1 की वैल्यू में हमारे पास है 400 माइनस 250। ठीक है, सो यहाँ से एम डॉट की कितनी वैल्यू आई थी? 0.1 क्या? 0.1। हाँ, हाँ हाँ, 0.1 पॉइंट 1। केजी पर सेकेंड। ये मुझे मिल गया। अब मुझे एक चीज पता है कि डब्ल्यू आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी क्या होती है? डब्ल्यू आइसेंट्रोपिक डिवाइड बाय डब्ल्यू एक्चुअल। ठीक है, डब्ल्यू एक्चुअल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, डब्ल्यू आइसेंट्रोपिक कितनी है मेरे पास? 75 डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? कितनी है एफिशिएंसी? 0.75। 0.75। हाँ, तो 0.75 हो गया है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 100 किलो जूल पर केजी। डब्ल्यू एक्चुअल है ये। तो मुझे डब्ल्यू एक्चुअल अगर चाहिए किलो वाट में, तो मुझे मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम डॉट इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? किलो जूल पर सेकेंड, या किलो वाट ही हम इसको बोलते हैं। एम डॉट हमारे पास 0.1 इंटू 100 मीन्स 10 किलो वाट। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। हाँ ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। 2016 नहीं है ना अपने पास? नहीं सर, 15 तक ही है। तो 15। तो नहीं तो आप फोटो शेयर कर दो स्क्रीन शेयरिंग में। अच्छा अच्छा, ये इजी डायग्राम पे ही क्वेश्चन है। देखो 2005 का एक क्वेश्चन निकालो, 2005 और 2 मार्क्स। 5 का ये क्वेश्चन है, तो ये तो होगा।
मिला क्या? वो डायग्राम है जिसमें पूछ रहा है कि डायग्राम कौन सी है वो फिगर में, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। हाँ मिला? हाँ मिला। The vapor compression refrigeration cycle is represented as shown in the figure, with state 1 being the exit of evaporator, means exit of evaporator या inlet of compressor, है ना, point 1 है। The coordinate system used in the figure is, चार ऑप्शन दिए, pH, TS, PS and TH। ये डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह है, पॉइंट 1 to 2, फिर ये इस तरह डायग्राम है, 1 2 3 4। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि वेपर कंप्रेशन साइकिल है ये, ठीक है, इतना समझ में आएगा कि वेपर कंप्रेशन साइकिल है ये। तो वेपर कंप्रेशन में हमारे पास दो डायग्राम जो भी है, जो जो प्रोसेसेस होते हैं, क्या होते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है ना, और हाँ एक क्या होता है, हाँ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब देखो, प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 हमको दिया गया है। यहाँ पर देखो 3 to 4 जो है, 3 to 4 हमको पता है कि जो एक्सपांशन प्रोसेस है वो कैसा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है ना। Isenthalpic, yes. तो यहाँ पर तो मुझको मिल गया कि एच होने वाला है ऑन एक्सेस। अब क्या पता है मुझे, एक चीज पता है कि डोम स्ट्रक्चर अगर मेरा बन रहा है और अगर मेरा यहाँ पर एक्स पे टी वाई एक्सेस पे टेम्परेचर है, तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरह बनती है क्या, है ना, Yes, sir. ऐसी ही बनती है ना। yes और अगर यहाँ पर ही प्रेशर रहा तो डोम स्ट्रक्चर में प्रेशर की लाइन कैसी बनती है, ऐसी बनती है ना, ओके। yes हाँ, तो यहाँ पर 2 से 3 जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर कंडेंशन प्रोसेस होता है, वो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिख रही है क्या, प्रेशर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिख रही है क्या, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर उसी में क्या आ जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर में ही डोम स्ट्रक्चर में कांस्टेंट प्रेशर की लाइन जो होती है वो कुछ इस तरह होती है ना। Okay. तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, वाई एक्सिस पे आ गया टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, एंथैल्पी, मींस क्या, टी एच डायग्राम, ठीक है, ओके क्लियर है। अच्छा, ये जो 3 to 4 स्ट्रेट लाइन जो है वर्टिकल, वो सिर्फ कांस्टेंट एंथैल्पी में ही बनेगी ना, मतलब टीएस हाँ, डायग्राम में ऐसा कभी? नहीं नहीं, टीएस डायग्राम में जो है एंथैल्पी कैसा होगा, वो इस तरह का कुछ बनेगा, क्योंकि वहाँ लॉसेस होते हैं, एंट्रोपी बढ़ती है, और ये प्रोसेस कैसा होता है हमारा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाए थे, ऐसा, है ना, ओके, ऐसा यस। कुछ ऐसा दिखाए थे। 1 to 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। हाँ, 1 to 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट, क्योंकि वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जहाँ पे एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट होगी। है ना। यस सर। ओके, सो देखो ये क्वेश्चंस कुछ थे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं इसके रेफ्रिजरेशन के, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एयर कंडीशनिंग के हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ऐसे तो सॉल्व करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो वो सॉल्व हो चुके हैं। थ्योरेटिकल पार्ट्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो आपको पता है कि आरएससी जो है, मतलब इतना छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए अगर है तो जितना भी पढ़ा जाए बुक में से उतना कम है, बट न्यूमेरिकल पार्ट जो इसमें से ही आने वाले हैं, इतने ही न्यूमेरिकल्स, इतने ही जो फॉर्मूले हैं उसमें से ही आने वाले हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे किस तरह एंथैल्पी निकालना है, एंट्रोपी किस तरह निकालना है, उसके बाद जो उनकी बेसिक डेफिनेशन है, वो सारी चीजें आपको ना बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो चीज पता नहीं है तो ये सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ बनता ही नहीं है सेंस, वो सारे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है ना अच्छे से, यस सर, थर्मो वो अच्छे से हुआ है। हाँ, तो फिर हाँ उसको अच्छे से उसको बार बार करो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है तो उससे ही एप्लीकेशन उसका सॉल्व होगा, जिसमें शायद से गैस पावर प्लांट का जितना भी है सारा आएगा, आईसी इंजन आएगा, फिर उससे ही रेफ्रिजरेशन पूरा रिलेटेड है, उससे ही हीट ट्रांसफर पूरा रिलेटेड है, ठीक है। वो सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर बेसिक अगर क्लियर है तो ये सारे इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं पे भी कैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। सर ये रेफ्रिजरेशन में मतलब आरएसी में हाँ, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें जो भी फॉर्मूलाज यूज हुआ है, वो फॉर्मूलाज छोड़ के और भी कोई फॉर्मूलाज एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें से ही आएगा, जो आएगा इसमें से ही आने वाला है, ठीक है।
क्योंकि सर मैंने क्या किया है ना कि हर एक सब्जेक्ट का एक नोट्स बना है जिसमें सिर्फ उतने ही फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले हाँ हाँ। 30 देखो इयर्स क्वेश्चन मैं पेपर तुमको में। ना मैं बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं एक हम्म, यहाँ पर फॉर्मूले का ही बना देता हूँ। ठीक है, जो जो फॉर्मूलेज हमें हमने अब तक आया है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये है कि सीओपी का। सीओपी क्या है हमारे पास? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, ये है। दूसरा हमारे पास जो है वो है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना होता है? 3.5 किलोवाट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड, सीओपी ऑफ रिवर्स कारनोट। क्या है वो? टी मिनिमम डिवाइड बाय टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। ठीक है, फोर्थ हमारे पास जो है वो है सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। क्या है वो? 1 अपॉन प्रेशर रेशो रेज टू पावर ऑफ ग्यामा माइनस 1 अपॉन ग्यामा -1। ठीक है, फिफ्थ वन जो है हमारे पास वो है सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। जो हमारे पास उसका क्या है वो? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है H1 माइनस H4 डिवाइड बाय कंप्रेसर वर्क H2 माइनस H1। ठीक है, ये है। सिक्स्थ वन जो है हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला। क्या है वो? वो है 1 + K माइनस के आरपी रेस टू पावर 1/γ, जहाँ आरपी प्रेशर रेशियो है, के जो है क्लियरेंस रेशियो है, गामा है एक्सपांशन इंडेक्स हमारे पास, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वी एक्चुअल डिवाइड बाय वी ऑफ स्वेप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ साथ जो एक चीज याद रखना है वो कि जब भी वेपर कंप्रेशन साइकिल होगा तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इंथैल्पीज जो बताया मैंने कैसे निकालना है वो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेवेंथ वन जो है वो है सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है, क्या होता है वो सीओपी? टी ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर डिवाइड बाय एटमॉस्फेरिक माइनस टी ऑफ इवेपोरेटिंग इनटू जनरेटर टेम्परेचर माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिवाइड बाय टीजी। इसको ये थोड़ा सा कैसा लिखा था हमने कि टीई बाय टीजी माइनस टीओ डिवाइड बाय टीओ माइनस टीई। ठीक है, ये हो गया था। अभी देखो इसके साथ ना एक नोट पॉइंट कहीं साइड में लिख लेना। ये देखो ये 7 फॉर्मूले हो गए, 8th फॉर्मूला कहीं नोट पॉइंट करके लिख लो। नोट, इस पर क्वेश्चंस मतलब इसके आते नहीं है बट फिर भी कैस्केडिंग एक होता है। कैस्केडिंग, अभी कैस्केडिंग होता है क्या ये समझ लो कि हमारे पास अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम करना है, मतलब जितना भी टेम्परेचर हमें एक साइकिल से मिल रहा है और हमको टेम्परेचर को लो करना है, तो हम क्या करते हैं कि साइकिल्स जो है उसको क्या करते हैं सीरीज में लगा देते हैं। जैसे हमारे पास एक साइकिल सपोज ये है, ये नोट कहीं वो ऐसे लिख लो, एक साइकिल हमारे पास ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ठीक है, इससे हमें एक टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर जो भी मिल रहा है टेम्परेचर, उससे और लोअर टेम्परेचर हमें करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी के साथ सीरीज में एक और साइकिल जोड़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम W1 दे रहे थे वर्क, तो यहाँ पर W2 वर्क देंगे। तो अगर हमने कैस्केडिंग की मीन्स हमारा एम ये है कि हमें टेम्परेचर और लो करना है जितना टेम्परेचर था, उसके लिए हमने क्या किया, कैस्केडिंग की मतलब और साइकिल लगाए। तो इसके लिए जो सीओपी बन के आएगा ओवरऑल वो क्या रहेगा? सीओपी ऑफ 1 मीन्स जो हमारे पास पहला साइकिल था उसके सीओपी इनटू सीओपी ऑफ 2 मीन्स जो सेकंड हमारे पास है उसकी सीओपी डिवाइड बाय 1 प्लस सीओपी ऑफ 1 प्लस सीओपी ऑफ 2। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला का सम कहने किया था कल, ये मैंने आपको पूछना ही था मुझे। हाँ, ये जो है ना क्वेश्चन जो है इसके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही आएंगे। बाकी ये इतना पता होना चाहिए कि कैस्केडिंग करना क्यों है। कैस्केडिंग करना है इसलिए क्योंकि जो टेम्परेचर हमको मिल रहा है अगर और लोअर टेम्परेचर करना है रेफ्रिजरेशन में, और लो करना है टेम्परेचर, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे साइकिल को ज्वाइन करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक साइकिल हमारे पास बन रहा था, उसमें एक और हमने साइकिल ज्वाइन कर दिया, तो अब सीओपी जो बन रही है उसको ओवरऑल सीओपी बोलेंगे, और सीओपी क्या हो जाएगी, सीओपी ऑफ 1 इंटू सीओपी ऑफ टी डिवाइड बाय 1 प्लस सीओपी ऑफ 1 प्लस सीओपी ऑफ 2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा ही एक सर थर्मोडायनामिक्स में भी है,
हाँ हीट इंजन के लिए, हाँ ओवरऑल हीट इंजन कनेक्टेड इन हाँ सीरीज। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए सिर्फ इतना याद रखना है कि कैस्केडिंग मींस और लोअर टेम्परेचर करना है, और इसके सीओपी का फॉर्मूला ये होगा। बस ये 6 हमारे पास, 6 प्लस 7th वाला 8, सॉरी 8th वन क्या है, ओ सीओपी ओवरऑल, ओवरऑल इज इक्वल्स टू क्या है, सीओपी ऑफ 1 इनटू सीओपी ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस सीओपी ऑफ 1 प्लस सीओपी ऑफ 2। बस ये 8 जो फॉर्मूले हमारे पास स्क्रीन पे सामने, इस पे ही सारे रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं और आने वाला बाकी अभी। सिर्फ वो लोग वर्डिंग पे ही थोड़ा बहुत तब वर्डिंग पे ही हेरा खेलेंगे, फेरी कर वर्डिंग पे सकते हैं ही, ना, बाकी वर्डिंग, फॉर्मूला तो यही होंगे। वो फॉर्मूले यही होंगे, इसके बाहर का एक भी फॉर्मूला नहीं आने वाला। इतना अगर आपको पता ओके। है तो आप कोई से भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एंथैल्पी एंट्रोपी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे किस तरह निकलेगा। ठीक है, ये अगर राइट। आपको पता है तो फिर आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा चलने वाला है टॉपिक वो रहेगा एयर कंडीशनिंग, वो अभी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले लेंगे। ठीक है, ओके, ओके सर। हाँ और तो सर अभी, कल भी रहेगा ना लेक्चर? हाँ हाँ ओके। हाँ कल लेक्चर रहने वाला है। हाँ, कल लेक्चर लेते हैं, कल एयर कंडीशनिंग लेते हैं, क्योंकि अभी कैसा सिर्फ 2 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझको, तो और आना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं सर नहीं कनेक्टिविटी तो का आप, प्रॉब्लम आ रहा है उनका। हाँ मॉर्निंग्स पे भी चलेगा सर। अच्छा, मॉर्निंग्स में भी चलेगा। हाँ, अभी तो सैटरडे हाँ सर, संडे मॉर्निंग मीन्स पे हो चल सकता है सकते ना। हाँ ओके ओके, ठीक है, तो इसको शेड्यूलिंग करते हैं। और क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो उनको शायद रिकॉर्डिंग जाएगी, हाँ। देखते हैं। ओके, चलो ठीक है, और न्यूमेरिकल ओके। सॉल्व करो। वो जूम का सर स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ 8 to 9 मिनट्स कनेक्ट हो नहीं रहा था मेरा भी, अच्छा अच्छा, लेकिन एक बार कनेक्ट होगा तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके ओके, ठीक है, देखते हैं अभी। या फिर सर आप लोग एक बार फिर गूगल मीट वगैरह ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। हाँ, गूगल मीट भी कर सकते हैं, चलेगा, वो भी चल जाएगा। हाँ, अगर देखते हैं, अगर उसमें ज्यादा कुछ शायद किसी को प्रॉब्लम आ रही प्रॉब्लम तो नहीं गूगल मीट आएगी। कर, है ना। हाँ। ओके, चलो ठीक है, बाय। ओके सर, बाय। थैंक यू।